महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार में फूट पड़ चुकी है। बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी आपस में ही भिड़ गए हैं। पहली बार बीजेपी के किसी सहयोगी दल ने सीधे सीधे पीएम मोदी को अपने निशाने पर ले लिया है, जिससे राज्य की राजनीति में हंगामा मच गया है। एनसीपी की तरफ से कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, तो क्यों अब सहयोगी दल बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं आक्रामक? इसी सवाल पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आंचल। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही अजीत पवार दबाव में हैं। ऐसे में जब उनसे इसे लेकर सवाल किया गया तो अजीत पवार ने हार के लिए बीजेपी को सीधे सीधे जिम्मेदार बता दिया। अजीत पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एनसीपी की हार का सबसे बड़ा कारण पीएम मोदी का नारा बन गया। अब की बार 400 पार का नारा लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि लोगों को लगा कि 400 सीटें मिलने के बाद एनडीए सरकार संविधान बदल देगी, समान नागरिक संहिता लाएगी, सीएए लागू करेगी, आरक्षण खत्म कर देगी। इसका चुनाव में काफी असर हुआ। साथ ही 400 पार के नारे और अभियान के कारण हमारे पार्टी कार्यकर्ता निश्चिंत हो गए कि हम ही जीत रहे हैं। उन्हें लगा कि ये चुनाव आसान है और हम सीट हार गए। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन बुरी तरह से हार गया था। एनडीए को महाराष्ट्र में ही 2019 के मुकाबले 24 सीटों का नुकसान हो गया था, जबकि इंडिया गठबंधन को 25 सीटों का फायदा हुआ था। अजीत पवार की एनसीपी की हालत तो और भी बुरी थी। पार्टी सिर्फ एक ही सीट जीत पाई। वैसे बीजेपी ने एनसीपी को सिर्फ 4 सीट ही लड़ने के लिए दी थी, और इसमें भी 2 सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी और शिंदे गुट के थे। यानी एनसीपी ने अपनी हार के लिए सीधे सीधे पीएम मोदी और बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। महाराष्ट्र सरकार में मतभेद सामने आ गए हैं। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार में बड़ी फूट पड़ सकती है। अजीत पवार की एनसीपी गठबंधन से अलग हो सकती है। फिलहाल महाराष्ट्र में मुख्य लड़ाई सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के बीच मानी जा रही है। अजीत पवार की एनसीपी, शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन का मुकाबला महाविकास आघाड़ी से है, जिसमें शिवसेना, यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखें तो महाविकास आघाड़ी को बढ़त मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, और जो भी सर्वे हाल ही में सामने आए हैं उसमें भी एमवीए की ही सरकार बनते दिखाई दे रही है, और इसके पीछे कई कारण भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी के गठबंधन में सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। एनसीपी 60 से कम सीट पर समझौता करने को तैयार नहीं है, तो बीजेपी 45 से 50 के बीच में ही सीट देने के मूड में है। इसके साथ ही 21 सीटों पर पेच अलग से फंसा हुआ है, क्योंकि इन सीटों पर बीजेपी और एनसीपी दोनों ही दावेदारी कर रहे हैं। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस दोनों को इस बात का एहसास भी है कि जिस दल के हिस्से में ये सीट नहीं आएंगी, उस पार्टी को बगावत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन 21 सीटों पर 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एनसीपी के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। अब दोनों ही तरफ से इन सीटों पर दावेदारी जताई जा रही है। बीजेपी और एनसीपी के बीच टकराव वाली अधिकांश सीटें पश्चिम महाराष्ट्र की हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के तेवर इन दिनों बदले बदले नजर आ रहे हैं। वो शिवाजी की मूर्ति गिरने को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए, जिसके बाद से सवाल ये उठने लगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये पार्टी महायुति सरकार का हिस्सा होगी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि अजीत पवार अपने पुराने महाविकास आघाड़ी गठबंधन में लौट जाएं। अजीत पवार एनडीए गठबंधन से नाराज नजर आ रहे हैं। इस बीच खबर ये भी आई कि देर रात एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक हुई। दोनों के बीच लगभग 2 घंटे की लंबी बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान सीट बंटवारे पर चर्चा की गई, लेकिन बैठक में अजीत पवार को नहीं बुलाया गया, जिसके बाद से अटकलें लगाई जा रही हैं कि महायुति सरकार में कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से ऐसी बैठक बुलानी पड़ी। शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी के बीच तो दोस्ती बरकरार है, लेकिन एनसीपी अजीत गुट अलग तेवर दिखा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में कहीं नया खेला तो नहीं हो रहा है। इसे लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। अजीत पवार और महायुति गठबंधन के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। दोनों के बीच में तलवार खिंची हुई है, जिसके बाद चर्चा ये हो रही है कि अजीत पवार को बैठक में बुलाया नहीं गया, या फिर ये कहें कि वो खुद ही नहीं गए। अभी तो इस पर भी तस्वीर साफ नहीं है, और ऐसे में विधानसभा चुनाव में महायुति के साथ में लड़ने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बता दें कि एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के लिए साल के अंत में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव काफी अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब था, जिसके लिए उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने का मुद्दा काफी अहम रहा। बीजेपी के नेताओं ने खुलकर अपनी सभाओं में कहा कि इस बार जीत मिली तो वो संविधान बदल देंगे। आपको याद हो तो अयोध्या से बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह ने तो साफ कहा था कि 272 सीटों में सरकार तो बन जाती है,
लेकिन संविधान को बदलने के लिए 400 सीटों की जरूरत होती है। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 तो भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। तो इसलिए तो वहीं कर्नाटक से बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने उत्तर कन्नड़ जिले में एक सार्वजनिक रैली में कहा था कि अगर भाजपा को राज्यसभा में 2/3 बहुमत मिलता है तो संविधान में बदलाव किए जाएंगे। हेगड़े के बयान पर राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी का आखिरी लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना है। राहुल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, भाजपा सांसद का बयान कि उन्हें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए। नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है। उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। तो वहीं संविधान बदलने की बात करने वाले नेताओं की लिस्ट में बीजेपी नेता ज्योति मिर्धा का नाम भी शामिल है। ज्योति मिर्धा ने भी संविधान बदलने की बात कही। ज्योति मिर्धा के इस बयान पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने निशाना साधा। उन्होंने लिखा, बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा वोट नहीं मांग रही हैं, संविधान को बदलने के मंसूबे बता रही हैं। जिसके बाद संविधान का मुद्दा लोकसभा चुनाव में काफी बड़ा मुद्दा बन गया, जिसका कांग्रेस को फायदा हुआ तो वहीं बीजेपी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब की बार 400 पार के नारे की वजह से ही कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। एनडीए में शामिल सभी घटक दलों ने हार के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया। इस बीच अजीत पवार का रुख चाचा शरद पवार को लेकर बेहद नरम दिखाई दे रहा है। जब उनसे सवाल किया गया कि आपने कहा कि आप शरद पवार के खिलाफ अब और नहीं बोलेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा, मैंने तय किया है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, मैं अपना काम करूंगा और उसी के बारे में बोलूंगा। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आपने अपनी पत्नी सुनेत्रा को बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ लोकसभा चुनाव में खड़ा करके गलती की, इस पर उन्होंने कहा कि मैं दिल से बोल रहा हूं, मुझे एक दिन लगा कि मुझे सुनेत्रा को बारामती से मैदान में नहीं उतारना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। जिसके बाद से चर्चाएं तेज हैं। कहा जा रहा है कि वो घर वापसी कर सकते हैं और अगर ये सच होता है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। अजीत पवार एनडीए गठबंधन से नाराज हैं, जिसके चलते अजीत ने बीजेपी से किनारा करना भी शुरू कर दिया। दरअसल 4 जून के बाद जब सरकार गठन की कवायद हुई तो उनकी पार्टी को मनचाहा मंत्रालय नहीं मिला। ये अनबन चल ही रही थी कि एकनाथ शिंदे के लाडले मंत्री तानाजी सावंत ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर महायुति सरकार पर ही सवाल उठने लगे। तानाजी सावंत ने कहा था कि वो जब अजीत पवार की एनसीपी के साथ कैबिनेट बैठकों में बैठते हैं तो उन्हें उल्टी जैसा महसूस होता है। ये बयान भी एनसीपी अजीत गुट को रास नहीं आया। अजीत पवार गुट ने एक्शन की मांग की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद से ये नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई और कहा जा रहा है कि महायुति में सब ठीक नहीं है। महायुति में सीटों को लेकर भी तनातनी बढ़ गई है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव से पहले अजीत पवार महायुति को झटका दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।